Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video, we will discuss about the new chapter that is human reproduction according to NCERT. हम NCERT की एक लाइन पढ़ते हुए चलेंगे और उस लाइन का हर मतलब समझते हुए चलेंगे. So let's begin with the topic human reproduction as per the NCERT. As you are aware, human beings are sexually reproducing and viviparous. ह्यूमन बींग्स कैसे स्पीशीज हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है. और हम क्या शो करते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं. सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब है मेल और फीमेल अलग अलग हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग हैं, इसी के साथ साथ एक्सटर्नल जेनिटेलियाज भी अलग हैं. तो हम क्या शो करते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं. इसी के साथ साथ जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसके आधार पे बताया जा सकता है कि ये बच्चा मेल है या फीमेल है. इनको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो ह्यूमन बींग्स क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एज वेल एज यूनिसेक्सुअल. एक ह्यूमन बींग में यानी कि एक व्यक्ति में एक प्रकार का ही सेक्सुअल ऑर्गन होता है. विविपैरस. विविपैरस का मतलब है जिनके बच्चे पैदा होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि द ऑर्गेनिज्म विच गिव बर्थ टू यंग वंस. सच ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज विविपैरस. द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द ह्यूमंस इंक्लूड. रिप्रोडक्टिव इवेंट कौन कौन से ह्यूमंस में? सबसे पहला गैमीट्स का बनना. गैमीट का बनना कहलाता है गैमेटोजेनेसिस. तो गैमेटोजेनेसिस यानी कि मेल में बनना स्पर्म्स का, स्पर्म्स इन द मेल्स एज वेल एज ओवम इन द फीमेल. यानी कि स्पर्म और ओवम क्या हो गए? दोनों गैमीट हो गए. और जब हम बात करते हैं स्पर्म का बनना, तो स्पर्म का बनना इज नोन एज स्पर्मैटोजेनेसिस. स्पर्म का बनना क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस. और ओवम का बनना क्या होता है? oogenesis. ओवम का बनना इज oogenesis. तो यहाँ पे ये लाइंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म. पहला स्टेप तो हो गया गैमेटोजेनेसिस. फिर जब मेल इजैक्यूलेट करेंगे तो इजैक्यूलेशन के वक्त अगर क्वाइटस एक्टिविटी में स्पर्म्स फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इंसेमिनेशन. द ट्रांसफर ऑफ द मेल गैमीट्स और द स्पर्म इन द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंसेमिनेशन. तो पहला स्टेप गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन के बाद जो मेल गैमीट है यानी कि स्पर्म है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अगर प्रेजेंट है तो नेचुरली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फीमेल गैमीट भी होगा. फीमेल गैमीट और मेल गैमीट अगर फ्यूज होते हैं तो द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, जो कि थर्ड स्टेप है इवेंट इन द रिप्रोडक्शन and leading to the formation of zygote. मेल गैमेट ने फीमेल गैमेट से फ्यूजन किया और इसके रिजल्ट से बना जाइगोट. जाइगोट क्या है? एक यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर, एक सिंगल सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर है. अब ये जो जाइगोट है ये लगातार रिपीटेडली डिवाइड करेगा. इट डिवाइड रिपीटेडली कंटिन्यूअसली एंड 1 से 2, 2 से 4 सेल बनेंगी, फिर 8 सेल बनेंगे, 16, 32, 64 एंड सो ऑन. अब जब ये सेल्स बनती चलेंगी तो एक सेल मास बन जाएगा और इस मास को बोला जाएगा ब्लास्टोसिस्ट. सो दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस. यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ और डेवलपमेंट हुआ ब्लास्टोसिस का, यानी कि ब्लास्टोसिस्ट बन गया. एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल, ब्लास्टोसिस्ट बन गया. ब्लास्टोसिस्ट बन के तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट बन के
अब ये कहाँ पे आएगा, यूट्रस तक आ जाएगा और यूट्रस में आके चिपक जाएगा। यानी कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को देखें तो ये मान लीजिए ब्लास्टोसिस्ट यहाँ आ गया और ये यूट्रस में आके चिपक गया। यूट्रस में आके क्यों चिपका, क्योंकि इससे मदर बॉडी से न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन लेने के लिए ये मदर बॉडी से अटैच हो जाता है, मदर बॉडी में यूट्रस में घुस जाता है जाके, जिससे मदर बॉडी से न्यूट्रिशन ले सके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। that is the fifth step. What is implantation? The attachment of the blastocyst with the uterine wall. The attachment of blastocyst with the uterine wall is known as implantation. Embryonic development, gestation and the delivery of the baby is known as parturition. अब क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन होने के बाद अब ये जो एम्ब्रियो है, क्योंकि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हुआ है, वो एम्ब्रियो लगातार अपना न्यूट्रिशन लेता रहेगा और कन्वर्ट हो जाएगा फीटस। फीटस का मतलब है इम्प्लांटेशन होने के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस से पहले और भी स्टेप्स होते हैं, जैसे एम्ब्रियो क्या है, सेल्स का गुच्छा है, उसमें टिश्यूज बनेंगे। टिश्यूज बनते हैं एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से, जो कि 3 प्रकार की होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन के बाद आता है गैस्ट्रुलेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन के बाद आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, और ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद एक फीटस बनके तैयार हो जाता है मदर्स बॉडी में। तो मदर बॉडी में जब फीटस बन जाता है उसके बाद उसका जन्म होता है। जन्म होना इज पार्चुरेशन, और जो पूरा 9 महीने का सफर है उसमें फर्टिलाइजेशन से लेके पार्चुरेशन तक का जो समय है उसको बोला जाता है गैस्टेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज गैस्टेशन, और गैस्टेशन के बाद आता है नंबर 7 पार्चुरेशन, यानी कि अ फीमेल डिलीवर द बेबी। सो प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन। You have learned that these reproductive events occur after puberty. ये जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं ये प्यूबेरिटी के बाद आते हैं। प्यूबेरिटल एज कौन सी होती है, प्यूबेरिटल एज वो होती है जब एक बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, यानी कि बच्चों में 2 विशेष प्रकार के चेंज कौन कौन से आते हैं, एक तो हार्मोन का बनना और एक गैमेट्स का बनना। तो इसी एज को प्यूबेरिटल एज बोला जाता है। These are the remarkable difference between the reproductive event in the male and the female. ये जितने भी इवेंट्स हमने देखे हैं इसमें मेल और फीमेल में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो भी डेवलपमेंट होगा, अटैचमेंट होना, गैस्टेशन होना, ऑर्गेनोजेनेसिस होना, प्लेसेंटेशन होना, प्लेसेंटा का बनना होना, बच्चा का पैदा होना, ये सब मदर रिप्रोडक्टिव इवेंट में आते हैं। For example, sperm formation continues even in the old age, but the formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. मेल्स में जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो पूरे जीवन भर चलता है। क्या बोल रही है एनसीईआरटी की लाइन, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड एज। ओल्ड एज तक यानी कि बुढ़ापे तक भी स्पर्म फॉर्मेशन होता है, बट फीमेल्स में ओवम फॉर्मेशन सीज हो जाता है। सीज मतलब कि रुक जाता है 50 साल के बाद, अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, यानी कि 45 to 50 ईयर्स में मेनोपॉज आ जाता है। मेनोपॉज का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, तो ओवम का फॉर्मेशन भी रुक जाता है। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। अब जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें पहला हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The male reproductive system is located in the pelvic region. कहाँ पे located है क्वेश्चन, pelvic region में located है, mesodermal in origin है, mesodermal in origin है, यानी कि mesoderm से originate हुआ है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, paired testes, accessory duct, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सेसरी डक्ट में आएगी वासा इफ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया एक्सेट्रा। ग्लैंड्स में आएंगे प्रोस्टेट ग्लैंड्स, कॉपर्स ग्लैंड एंड
द बैल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आएगा पीनस। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो इस डायग्राम से समझते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस प्रेजेंट हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? पेयर्ड ऑर्गन्स भी हैं, ग्लैंड्स भी हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन भी करते हैं, साथ साथ में हार्मोन का फॉर्मेशन या हार्मोन भी बनाते हैं। ये टेस्टिस जिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इस पाउच को हम कहते हैं स्क्रोटम। दिस पाउच लाइक बैग और स्ट्रक्चर इज नोन एज स्क्रोटम। इसके बाद स्क्रोटम से के बाद आता है ये कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर। इस कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एपिडिडाइमिस, यानी कि स्पर्म बनने के बाद ये स्टोर होते हैं एपिडिडाइमिस में, मैच्योर होते हैं एपिडिडाइमिस में। एपिडिडाइमिस और टेस्टिस दोनों किसमें प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम में, और दोनों को एक साथ, टेस्टिस को एंड एपिडिडाइमिस को एक साथ बोला जाता है टेस्टिकल्स। स्क्रोटम टेम्परेचर प्रोवाइड करती है जो कि 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, जो स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जरूरी टेम्परेचर है। स्पर्म बनने के बाद एपिडिडाइमिस में स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद इनको कैरी करती है डक्ट, एंड दिस डक्ट इज नोन एज वास डिफरेंस। जो डक्ट इनको कैरी करती है, दिस डक्ट इज नोन एज वास डिफरेंस। इसको कॉमन भाषा में स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है। इसके बाद जब स्पर्म ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये जाते हैं यूरेथ्रा में। स्पर्म कहाँ जाते हैं? स्पर्म जाते हैं यूरेथ्रा में। ये रही यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक्सटेंड होती है पीनस तक। तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज पीनस। दिस इज अ मेल इजैक्यूलेटरी ऑर्गन, और इस मेल इजैक्यूलेटरी ऑर्गन में फोरस्किन प्रेजेंट है। दिस पार्ट इज द फोरस्किन एंड द टिप ऑफ द पीनस इज नोन एज ग्लास पीनस। तो ये तो हो गया पूरा रास्ता स्पर्म का। अब स्पर्म के रास्ते में 3 ग्लैंड्स भी मिलते हैं। तो ये जो पत्ती वाला ग्लैंड है, जो लीफ लाइक ग्लैंड हमें दिखाई देता है, दिस इज सेमिनल वेसाइकल, जो यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे लोकेटेड होता है। एक जो बड़ा ग्लैंड हमें दिखाई देता है, ये वाला, दिस ग्लैंड इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। इस ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे एक और ग्लैंड है, बैल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड में कौन कौन से आ गए? यहाँ लिख लेते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड में आ गए सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आया पीनस, एंड एक्सेसरी डक्ट्स में आई वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस, और आगे जाके ये इजैक्यूलेटेड डक्ट और यूरेथ्रा में भी कन्वर्ट होगी, और तो हम यहाँ लिख देते हैं यूरेथ्रा। तो यहाँ पे डक्ट्स हो गई, ग्लैंड्स हो गए, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गई, और ये पूरा पार्ट हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब जब हम बात करते हैं टेस्टिस की, तो टेस्टिस की लोकेशन जो है उससे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि टेस्टिस की लोकेशन कहाँ है और लोकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है।